Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. तो इस सीरीज़ में हम यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इन्हीं को सॉल्व करेंगे गाइस, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हेल्प मिल सके और आप चाहें तो साथ के साथ इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं और जितना भी आपका जो स्कोर होगा लास्ट में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो हमारा टेस्ट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्रोनिम NCLT स्टैंड्स फॉर नेशनल डैश लॉ ट्रिब्यूनल। सो ऑप्शन है हमारे पास कॉपीराइट, ऑप्शन बी है कॉस्टल, ऑप्शन सी है कंपनी या फिर ऑप्शन डी है कॉरपोरेट। क्या हो सकता है NCLT का फुल फॉर्म? NCLT का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो सी यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है सब्लिमेशन, उसका एक एग्जाम्पल है और वो हमें सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लेमिंग द टीचर फॉर टेलिंग इन एग्ज़ाम्स। ऑप्शन बी है अ वुमन हैज़ नो मेमोरी ऑफ बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड एज अ चाइल्ड, या फिर ऑप्शन सी है चाइल्ड स्टार्टेड बेड वेटिंग आफ्टर द बर्थ ऑफ सिबलिंग, एंड ऑप्शन डी है a young man who is dealing with aggression by playing football। सप्लीमेशन जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है उसमें क्या होता है गाइस कि जो सोशली अनअक्सेप्टेबल जो मैनर होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उन मैनर्स के अंदर जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कहा जा रहा है कि अ यंग मैन हु इज़ डीलिंग विद अग्रेशन। सो अग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है वो अग्रेशन का शिकार है, तो वो उस अग्रेशन को कहाँ दिखा रहा है, अपना जो फुटबॉल का गेम है उसको खेलकर वो जो अग्रेशन है उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने फुटबॉल के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो है सब्लिमेशन। आप याद रखिए, जब भी डिफेंस मैकेनिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप डिफेंस मैकेनिज़्म कौन सा पूछा गया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको डिफ़ाइन कीजिए कि क्या मीनिंग होता है उस डिफेंस मैकेनिज़्म का। देन उसके बाद इस तरीके के जो आंसर है आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली बाय 1 ईयर ऑफ एज द बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट शुड इंक्रीज बाय। ऑप्शन है 1.5 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 3 टाइम्स या फिर ऑप्शन डी 4 टाइम्स। सो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है गाइज और इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि बेबी का जो वेट है वो 6 मंथ में डबल हो जाता है और 1 ईयर में जो बर्थ वेट है वो 3 टाइम्स हो जाता है अपने बर्थ वेट का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजोफ्रेनिया कम्स अंडर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिया जो है वो किस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आता है? सो ऑप्शन है हमारे पास डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन बी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी है साइकोटिक डिसऑर्डर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। इनमें से वो कौन सी डिजीज़ है जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ नहीं है? सो ऑप्शन है हमारे पास ट्राइकस्पिड अट्रेशिया, या फिर ऑप्शन जी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ऑप्शन सी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एंड ऑप्शन डी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़।
सो कंजेनाइटल का मीन्स क्या होता है, वो डिजीज़ जो कि बाय बर्थ बेबी के अंदर होती है। सो आपने सुना होगा कि ट्राइकस्पिड अट्रेशिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बाय बर्थ ही बेबी के साथ होती है, या फिर टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट की कंडीशन भी हम देखते हैं, एंड ASD की जो कंडीशन है ये भी हमें दिखाई देती है। बट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कंजेनाइटल डिजीज़ हों। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पोजीशन इज़ गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर मास्टेक्टॉमी। मास्टेक्टॉमी जो होती है मीन्स कि यहाँ पर ब्रेस्ट का रिमूवल किया जा रहा है गाइस, और उसके बाद हमें पेशेंट को पोजीशन देना है, तो हम किस पोजीशन को प्रीफर करेंगे मास्टेक्टॉमी के बाद में। सो ऑप्शन है हमारे पास साइड लाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, या फिर ऑप्शन बी है एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विद अ पिलो, एंड ऑप्शन सी लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ऑप्शन डी है प्रोन पोजीशन। सो क्या हम एक जो सर्जिकल साइड होती है उसके ऊपर पेशेंट को प्लेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है वो इनकरेक्ट है इस कंडीशन के अंदर, एंड ऑप्शन नंबर बी है एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विद अ पिलो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लेफ्ट लैटरल पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। सो ये दोनों ही जो ऑप्शन है ऑप्शन सी एंड डी, ये दोनों ही बिल्कुल भी इस कंडीशन के साथ में रिलेट नहीं करते हैं, एंड ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इस पोजीशन के लिए, क्योंकि जो मास्टेक्टॉमी का प्रोसीजर है उसके बाद में ये जो हैंड है उसको एलिवेट रखा जाता है ताकि जो ड्रेनेज है वो इजीली हो पाए और कोई स्वेलिंग वगैरह या इन्फेक्शन की जो कंडीशन है वो डेवलप नहीं हो। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग्स आर साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन एंड डिसेंट एक्सेप्ट। सो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी प्लासेंटल सेपरेशन के साइन है सिवाय एक को छोड़कर। सो हमें उस एक को चूज़ करना है जो कि प्लासेंटल सेपरेशन का साइन नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फंडस बिकमिंग राउंडर, ऑप्शन बी है शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड, एंड ऑप्शन सी है स्मॉल फ्रेश ब्लड लॉस, एंड ऑप्शन डी है लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड। सो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है गाइज, आप भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जब भी प्लासेंटल सेपरेशन होता है गाइज तो जो कॉर्ड है वो जैसे जैसे बाहर निकलती जाती है तो उसकी लेंथ तो बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो इस केस के अंदर जो लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड है वो तो एक राइट ऑप्शन है, या फिर जब भी प्लासेंटल सेपरेशन होता है तो ब्लड का लॉस होता ही होता है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये भी एक इसका साइन है कि यहाँ पर प्लासेंटल सेपरेशन हो रहा है, एंड फंडस बिकमिंग राउंडर, जो फंडस है वो राउंड होता जाता है जब भी प्लासेंटल सेपरेशन होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है कि शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड, जब भी प्लासेंटल सेपरेशन होगा तो जो कॉर्ड है वो बाहर आएगी तो उसकी लेंथ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया जा रहा है कि शॉर्ट हो रही है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही मिस मैच ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल भी सही साइन नहीं है प्लासेंटल सेपरेशन के लिए, तो हम इसको यहाँ पर चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा इज़, ऑप्शन है आपके पास पेल पिंक, ऑप्शन बी ब्रिक रेड, ऑप्शन सी डार्क रेड, एंड ऑप्शन डी येलोइश। सो नॉर्मल कलर पूछा जा रहा है गाइज हमसे, जो नॉर्मल कंडीशन जो है स्टोमा की, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है या फिर जो स्टोमा है वो पुराना नहीं है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल कलर होगा वो पेल एंड पिंक कलर का जो स्टोमा है वो उसका नॉर्मल कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़।
ऑप्शन है हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन बी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम या फिर कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। सो जो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं गाइस, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर टू कंट्रोल बाय द, ऑप्शन है हमारे पास एब्ड्यूसेंस, ऑप्शन बी एक्सेसरी नर्व, ऑप्शन सी हाइपोग्लॉसल नर्व एंड ऑप्शन डी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। एंड इसके लिए आपको जो क्रेनियल नर्व है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि फर्स्ट देखिए ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसो मीन्स होता है टंग से रिलेटेड है ये नर्व, एंड फेरेंजियल, सो टंग एंड फेरिंग्स का जो एक्टिविटी है वो इस नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी देखिए हाइपोग्लॉसल, यहाँ पर भी जो ग्लॉसल वर्ड है वो भी टंग से रिलेटेड है। सो इसमें भी जो हेड एंड शोल्डर का मूवमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टंग का मूवमेंट होगा इस हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से। एंड ऑप्शन ए है अब्ड्यूसेंस। सो अब्ड्यूसेंस जो नर्व होती है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मोटर एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने के काम में आती है। सो ये आई से रिलेटेड नर्व है गाइज, और यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर का मूवमेंट पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, एक्सेसरी वो नर्व होती हैं जो कि हेड एंड शोल्डर के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंगारू मदर केयर मे बी कंटिन्यूड फॉर लो बर्थ वेट बेबीज अंटिल, ऑप्शन है बेबी हैज़ नो साइन ऑफ हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी बेबी हैज़ रेगुलर ब्रीदिंग, एंड ऑप्शन सी बेबी गेन्स वेट अराउंड 2500 ग्राम, एंड बेबी हैज़ नो साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड टेक्स फीडिंग। सो गाइज यहाँ पर हमें देखना है कि लो बर्थ वेट बेबी बोला जा रहा है। सो मीन्स हमारा जो मेन मोटिव है वो बच्चे का जो वेट है उसको इम्प्रूव करने के लिए होगा। सो जो लो बर्थ वेट बेबी हैं उनका वेट कम होता है, इसीलिए जो कंगारू मदर केयर है उसको प्रीफर किया जाता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि जब तक बेबी का वेट एक नॉर्मल वेट जो होता है 2500 ग्राम्स उसके नियर अबाउट नहीं हो जाता, तब तक हम जो कंगारू मदर केयर है उसको कंटिन्यू करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ के केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपगार स्कोरिंग डन एट विच टाइम पीरियड हैज़ मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू फॉर नियोनेटल वेल बीइंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वो कौन सी टाइम पीरियड है जब हम अपगार स्कोरिंग करेंगे तो जो बेबी की वेलबींग है उसको अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करेगा वो टाइम पीरियड। सो ऑप्शन है हमारे पास 1 मिनट, ऑप्शन बी है 10 मिनट, या फिर ऑप्शन सी 5 मिनट, एंड ऑप्शन डी 15 मिनट्स। सो जब भी हम अपगार स्कोरिंग करते हैं गाइस तो फर्स्ट हम 1 मिनट पर करते हैं और देन उसके बाद 5 मिनट्स पर करते हैं। तो जो 5 मिनट वाली अपगार स्कोरिंग होती है वो एक मोर एक्यूरेट वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है बेबी की वेलबींग के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट एट विच द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज़ फुली मेट इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास इज इन्फेक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी ब्रेक पॉइंट, ऑप्शन सी सैचुरेशन पॉइंट, एंड ऑप्शन डी फ्री पॉइंट। आप लोगों ने क्लोरीनेशन का जो लेक्चर है वो अटेंड किया होगा तो आपको इजी होगा इस क्वेश्चन को आंसर करना, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रेक पॉइंट। सो ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो क्लोरीन की डिमांड है वाटर की वो कंप्लीट हो जाती है। सो उस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट कहा जाता है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स फाउंड इन केस ऑफ टोडलर्स। सो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि टोडलर के केस में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सो ऑप्शन है हमारे पास टॉक्सिक इंजेक्शंस, या फिर ऑप्शन बी चॉकिंग, एंड ऑप्शन सी ड्राउनिंग, या फिर ऑप्शन डी बर्न। इसका राइट ऑप्शन है डी बर्न। आपने कई बार सुना होगा कि कोई छोटा बेबी है जिसने अपने ऊपर चाय गिरा ली, या फिर कोई छोटा बेबी है जिसने अपने ऊपर गर्म पानी का पतीला डाल लिया। तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो टॉडलर के केस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जो लिक्विड बर्न के केसेस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टॉडलर की जो एज है, क्योंकि ये लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं इस एज के अंदर, और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट इनका ज़्यादा होता है, तो बर्न के जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस फेज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैटरनल डेथ रेट इज़ एक्सप्रेस्ड डेथ्स पर। सो आपको बताना है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम मैटरनल डेथ रेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 1000 लाइव बर्थ्स, या फिर ऑप्शन बी है 1000 प्रेगनेंसी, या फिर ऑप्शन सी है 10,000 लाइव बर्थ्स, या फिर ऑप्शन डी है 10,000 प्रेगनेंसी। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा गाइज, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर मैटरनल डेथ रेट एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है 10,000 लाइव बर्थ के ऊपर जितनी भी मैटरनल डेथ होती हैं उनको काउंट किया जाता है, और फिर उनका जो एक नंबर है वो निकाला जाता है। सो उसको मैटरनल डेथ रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। सो आपको बताना है वो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जब भी हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस को यूज़ करते हैं तो वो कौन सा मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। सो ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है रप्चर ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी है एक्सपल्शन ऑफ डिवाइस, या फिर ऑप्शन डी एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर आपने IUCDs को अच्छे से पढ़ा है गाइस तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जब भी कोई हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस को यूज़ करते हैं तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। एंड आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले ही अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ अ ऑप्शन है हमारे पास लाइव वैक्सीन, ऑप्शन बी किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, या फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। सो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो एक लाइव वैक्सीन है गाइज। इसमें जो वायरस होते हैं वो लाइव होते हैं, वो इंजेक्ट किए जाते हैं। सो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और ये बहुत ही कॉमन और बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। सो इसमें आपको बिल्कुल भी जो आपका एक नंबर है वो खोना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आपको विदाउट अ डाउट यहाँ पर लाइव वैक्सीन को चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच IUCDs नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें साफ साफ आपसे पूछा जा रहा है कि 10 साल के अंदर वो कौन सी IUCD है जिसको हम 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है कॉपर T200, या फिर प्रोजेस्टा सर्ट, या फिर ऑप्शन सी है कॉपर T380A, एंड ऑप्शन डी है नोवा टी। सो इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कॉपर T380A। ऐसी IUCD है गाइस जिसको कि हम सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, 10 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी इज़ डन एट।
यहाँ पर हमें स्क्रीनिंग करनी है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर। वो कौन सा वीक का ड्यूरेशन होगा जब हम स्क्रीनिंग करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। ऑप्शन है हमारे पास 6 to 17 वीक, ऑप्शन बी 18 to 23 वीक्स, ऑप्शन सी 24 to 28 वीक्स एंड ऑप्शन डी 29 to 32 वीक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 से लेकर 28 वीक का जो पीरियड है उसके अंदर हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए प्रेगनेंसी की कंडीशन में। गाइस ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसको रट लेना है। याद कर लीजिए कि डायबिटीज़ मेलाइटस की जो स्क्रीनिंग है वो 24 से लेकर 28 वीक के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरल चेस्ट सीन इन, आपको बताना है कि बैरल चेस्ट है वो किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है काइफोस्कोलियोसिस, या फिर ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है निमोनिया, या फिर ऑप्शन डी है एम्फाइसीमा। जो बैरल चेस्ट का कंडीशन है वो एम्फाइसीमा की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो चेस्ट है वो बिल्कुल राउंड और सिलेंड्रिकल जो शेप है वो हो जाता है चेस्ट का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ऑप्शन है हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलीमिया, या ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया एंड ऑप्शन डी इंक्रीज सीरम एल्बुमिन। यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं चेंजेस उनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन पूछे जा रहे हैं अगर हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हाइपरकैलीमिया, ये यहाँ पर हो सकता है अगर जो ब्लड है वो काफ़ी टाइम से स्टोर्ड रहता है गाइस, तो इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जो स्टोर्ड ब्लड होता है हीमोलाइसिस की वजह से जो पोटेशियम है वो एक्सेस में रिलीज़ होता है। हमें जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है उससे पहले हम ब्लड की जो डेट है उसको चेक करते हैं, इसी वजह से कि ये जो ब्लड है वो काफ़ी टाइम से स्टोर्ड तो नहीं है। एक रिकमेंड टाइम पीरियड जो अलाउ किया गया है वो ही टाइम पीरियड का जो ब्लड स्टोर किया है उसी को हमें यूज़ करना है। उससे ज़्यादा जो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया है उसको हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो पोटेशियम है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होने लगता है और हाइपरकैलेमिया की जो कंडीशन है वो डेवलप होने लगती है। ऑप्शन बी यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है अगर हम जो ब्लड है वो काफ़ी टाइम से स्टोर्ड है और उसको इन्फ्यूज़ कर देते हैं तो हाइपरकैलेमिया की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये काफ़ी स्ट्रेट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नाम बताना है कैंडिडेट का एंड ऑप्शन है आपके पास लॉरेंस कॉलबर्ग, या फिर ऑप्शन बी जीन पैजेट, या फिर ऑप्शन सी अब्राहम मास्लो एंड ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रॉइड। जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है आपने काफ़ी पढ़ी है, आपसे पूछा जाता है हमेशा साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है अब तक, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन मुझे कमेंट कीजिए गाइज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज़ ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लासेंटा इज़। ऑप्शन है हमारे पास IgG एंड IgD एंड IgA और IgM। वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। ये भी एक स्ट्रेट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता है, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि कई बार आप ये क्वेश्चन फेस कर चुके हैं गाइस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए IgG, एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है, किसी को नहीं पता है इसका आंसर, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप यहाँ पर दूँगी गाइज़ कि IgG है यहाँ पर। बहुत सारे जो
लोकल लैंग्वेजेस में जी जी करके बोलते हैं, अपनी या तो दादी को बोलते हैं या मम्मी को बोलते हैं। तो जी और जी इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए कि ये मम्मी से रिलेटेड इम्यूनोग्लोबिन है और ये ही ट्रांसफ़र होती है, ओनली ये ही एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो मम्मी से आपको रिलेशन बन जाएगा जी और जी जी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये जो एडवाइस है वो अच्छी लगेगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम और क्या कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है एपनिया, ऑप्शन बी ऑर्थोपनिया, ऑप्शन सी यूपनिया एंड ऑप्शन डी डिस्निया। ऑप्शन है सी यूपनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी पीएचसी इन प्लेन एरियाज़। सो जो पॉपुलेशन है वो पीएचसी में कितना पॉपुलेशन कवर किया जाता है ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन है हमारे पास 5000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 30,000 या फिर ऑप्शन डी 40,000। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 30,000 की जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो प्लेन एरियाज़ के अंदर आते हैं उनके द्वारा कवर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस इज़। ऑप्शन है हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, या फिर ऑप्शन बी है सर्विलियंस सिस्टम, ऑप्शन सी है स्टरलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है हैंड वॉशिंग। सो ये भी काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है गाइज। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हैंड वॉशिंग। वो तरीका है जिससे हम जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उनको कम कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस फर्स्ट। मतलब प्लास्टर कास्ट करने के बाद जो नर्स है उसको फर्स्ट में क्या असेस करना चाहिए। ऑप्शन है कलर ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, या फिर टेम्परेचर, या फिर मूवमेंट ऑफ टो, एंड ऑप्शन डी है पैलर। सो जो भी प्लास्टर कास्ट के केसेस होते हैं उनके अंदर जब भी हम प्लास्टर कास्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो टो है उसका मूवमेंट चेक किया जाता है गाइज, क्योंकि अगर मूवमेंट सही नहीं होगा प्लास्टर कास्ट की वजह से मूवमेंट के अंदर दिक्कत आ रही है तो जो कलर है एक्सट्रीमिटी का वो लेटर ऑन चेंज हो सकता है, या फिर जो टेम्परेचर है एक्सट्रीमिटी का उसके अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर डिस्टरप्ट होता है प्लास्टर कास्ट की वजह से, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, तो जो स्किन का कलर है वो भी पेलर हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ टो हमें सबसे पहले चेक करना होगा जब भी हम प्लास्टर कास्ट करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है उसके अंदर एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड एक्सक्लूड्स। ऑप्शन है हमारे पास होस्ट, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन डी हेल्थ। तो वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको कि हम एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। सो ऑप्शन है ऑप्शन डी है हेल्थ। एपिडीमियोलॉजिकल जो ट्रायड है उसके अंदर हेल्थ को इंक्लूड नहीं करते हैं गाइज। सो ये जो मॉक टेस्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया है गाइज, और आप नीचे अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं एंड आप साथ में मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप किस टॉपिक पर प्रेफर करेंगे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो प्लीज़ like the video and share on different social media platform. Till then, take care, keep studying, and bye bye.